मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश का बजट न केवल अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करेगा बल्कि आने वाले 25 सालों में हरियाणा के विकास को तेज गति प्रदान करने का भी आधार बनेगा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इस साल के अपने बजट को अमृत बजट कहा है, उसी प्रकार हरियाणा के लिए यह वज्र बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा का बजट आ चुका है। ये बजट अपने आप में कई इंपॉर्टेंस लेके आया है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी कम किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा है और ये पहली दफ़ा ऐसा है जिसमें कई और महत्वपूर्ण बातें हैं, कई खूबियां हैं इस बजट में। मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री के पास व्यस्तताएं होती हैं, वित्त मंत्री का काम भी उन्होंने संभाला है और बजट को एक प्रोसीजर बना दिया है कि किस तरह से पहले राय ली गई प्री बजट और बाद में कमेटियां बनाकर, चाहे उसमें विपक्ष के सदस्य हों, उन्हें लिया गया है। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि आप इतनी व्यस्तताओं के बीच में, क्योंकि ये वित्त मंत्रालय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कैसे सारा मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज करने का स्वभाव मेरा आज से नहीं है। मैं सामाजिक काम में आज से 45 साल 42 साल पहले लगा था 1980 में। तब से मैंने अपनी दिनचर्या, कैसे कब उठना, कब काम करना, कब दोपहर को विश्राम करना, कब रात को सोना, ये एक व्यवस्थित जीवन आज से 42 साल मैंने शुरू किया था। पहले वही सरकार में आने के बाद भी लगातार चल रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और व्यक्ति अपने आप को मैनेज करने के लिए एक कला सीख ले कि समय को खराब नहीं करना और जिस चीज़ पर जितना महत्व देना है उतना ही फोकस उस पर डालना, उतना ही समय लगाना। मैं निरर्थक बातों में कभी समय लगाता नहीं। व्यक्तिगत जो मेरी आवश्यकताएं होती हैं, सुबह घंटा 2 घंटे, शाम को घंटा 2 घंटे, दोपहर को 1 घंटा, इतना ही 4-5 घंटे दिन में। बाकी जो 18 घंटे उसमें से 12-13 घंटे वो केवल काम ये मैं करता हूँ और उसमें सबको साथ लेके चलता हूँ। चाहे मेरे साथी मंत्रिमंडल के साथी हैं, चाहे विधायक सांसद हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं और जनता में भी जो लोग अच्छे सुझाव देते हैं, अच्छी चीज़ों को आगे लाने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत से संगठन हैं, गैर सरकारी NGOs भी हैं, तो ऐसे सब संगठनों को साथ लेकर के चलने का मेरा स्वभाव है। उसी में से इस बजट की जो 2 महीने 1.5 महीना में जो एक्सरसाइज में लगा, 8 मेरी मीटिंग्स हुई, 450 लोग तो मीटिंग्स में आए, 100 लोग लगभग व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने डाक द्वारा, जिन्होंने मेल द्वारा ये सारे हमको सुझाव भेजे, उन सब का संकलन करके जो अच्छी चीज़ें उसके अंदर लगाई हैं और एक अच्छा बजट कल हमने उसको पेश किया है। ये ऐसा भी पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि लोकसभा में तो ये प्रक्रिया रहती है कि बजट को हमने देखा कि आपने एक प्रक्रिया बना दिया है, चाहे वो प्री बजट की चर्चाएं हों, बजट पेश होने के बाद की बात हो, सभी कमेटियां बनी हैं, सभी दलों के सदस्य उसमें हैं। जो कमेटियां बनी हैं, कितने सार्थक सुझाव आपको उम्मीद है आएंगे? देखिए, पहले के जो सुझाव होते हैं वो उनकी लिमिट नहीं होती है, कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन जब बजट बना करके उसको पेश कर दिया जाता है, उसमें हर एक स्कीम के लिए कुछ ना कुछ निर्धारित होता है। अब उसमें एक प्रायोरिटी इन कमेटियों को ये रहेगी कि किसी हेड में इनको लगता है मैं तो ज़्यादा देना है तो मैं ज़्यादा दिया जा सकता, लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम में उसको कम करना है, क्योंकि बजट का साइज लिमिट करके दे दिया, उसको नहीं बदल सकते। कहीं अगर 10 रुपये खर्च करने के बजाय 15 करने हैं तो 5 कौन से में कम करने हैं, ये उनको परामर्श देना पड़ेगा। और उसमें अगर हमें लगता है कि अच्छा परामर्श एक आया है, उन कमेटियों की रिपोर्ट को हम सदन में भी रखेंगे और उसके अंदर किस प्रकार का हमें सुझाव प्राप्त होते हैं, कितना उनका महत्व है, और ज़रूर उसमें जो समाहित करने वाले ज़रूर करेंगे। ये बताएं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमेशा जब भी बजट आता था ये था कि कम होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है। आप ये बताएं कि किस कुशलता के साथ ये दोनों हेड जो हैं, कोई एक बढ़ाया है, एक कम किया है, ये किस तरह से सारा जो है किया गया? देखिए, कुल मिलाकर 2014-15 की मैं बात करता हूँ, उस समय कैपिटल एक्सपेंसेस का जो परसेंटेज था वो था 21-22%। अब बढ़ते बढ़ते इस वर्ष हमारा 30% से ज़्यादा हुआ है, जो 21-22 निकला। 21-22 30 से ज़्यादा 31 के लगभग। अगला जो 22-23 का हमने प्रोजेक्ट किया है उसमें 34% प्रोजेक्ट किया है। तो उस प्रोजेक्शन के 2 कारण हैं, महत्व कारण है। एक तो जो अलग से हमको हर साल रेवेन्यू बढ़ता है, बढ़ते हुए रेवेन्यू यानी रिसीट्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस में ना लगाएं, कैपिटल एक्सपेंसेस लगाएं, ये उसके पीछे की एक धारणा है। हम बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं और ख़ास करके बहुत दबाव होते हैं, उन दबाव को हम फेस करते हैं कि दबाव, अननेसेसरी दबाव को हम कभी भी मानते नहीं हैं, लागू नहीं करते हैं। जनहित की जो बातें हैं वो ज़रूर करते हैं और जनता को समझ में आता है, क्योंकि दबाव डालने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो आम जनता है वो उन चीज़ों को समझती है कि हाँ, इन्होंने ये काम जो है कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के ये ज़्यादा किए हैं। हम जो लोन भी लेते हैं उसमें भी अधिकांश, यानी हाँ नहीं रीपेमेंट जाता है, लेकिन फिर भी जो बचता है वो हम कैपिटल एक्सपेंसेस में लगाते हैं। लेकिन जैसे इस बार
इस बार हमने 50,000 का नया लोन लेने की 55,000 करोड़ रुपए का नया लोन लेने के प्रपोजल दिए हैं। इसके अंदर लगभग 31-32 हजार करोड़ तो रीपेमेंट में जाएगा और बाकी 22-23 हजार करोड़ रुपए हमने कैपिटल एक्सपेंसेस में रखा है। तो कैपिटल एक्सपेंसेस में ज़्यादा रखना ये प्रारंभ से नीति होती है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद फिर भी जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उनको चिल्लपौ तो करनी है कि कर्ज बढ़ गया, ऋण बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया और वो जैसे जैसे उदाहरण देते हैं आपको पता ही है। हाँ। एक उदाहरण वो और देते हैं क्योंकि वो आपके संदर्भ में ही है तो वो भी पूछना उसकी, क्योंकि आप भी प्रतिक्रिया देंगे। वो एक उदाहरण लगातार ये आता है कि कर्ज लो घी पियो कौन पूछेगा। चारवाक का एक सिद्धांत है, उन्होंने कभी सिद्धांत दिया था, पता नहीं किस संदर्भ में दिया था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि ऋण लेके भी घी पीते रहो, मौज रहो, मस्ती करो, लेकिन हम उस पर नहीं करते हैं। हमारा एक एक पैसे का आना पाई का हिसाब होता है। मैं तो अपने इस सारे सिस्टम सीएम जो सिस्टम है इसमें भी ज़्यादा खर्च कभी नहीं होने देता। कम से कम खर्च में कैसे काम चल सकता है। पहले वर्ष में जब मैं आया 2015 में, इर्द गिर्द सिक्योरिटी जो थी मैंने हिसाब लगवाया तो 1200 लोग इस सिक्योरिटी में, चाहे दिल्ली में, चाहे हरियाणा में, चाहे अलग अलग स्थानों पर जहाँ मैं जाता हूँ 1200 से लोग ऊपर लगे हुए थे। हमने आते ही 500 लोग कम कर दिए। 500 लोग कम करने का मतलब होता है कि एक जिले का पूरा जो बजट है सुरक्षा का वो उसमें से निकल जाता है। तो एक एक चीज़ का हम ध्यान करते हैं, तो इसलिए कभी भी एक्स्ट्रा फालतू खर्च कहीं नहीं होने दिया। लेकिन जैसे मैंने कहावत है, वो कहावत बोलते हैं, लोगों को लगता है कि वह बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात हर दफे करते हैं, चाहे बजट की बात हो या अपने संबोधनों की। इस बार नहीं किया मैंने। किया है, मैं वही जानता कैसे जाएंगे। नहीं, मैंने बदल के किया है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात मैंने नहीं कही। मैंने कहा मैं अंतिम व्यक्ति से शुरू करूंगा, अंतिम व्यक्ति से शुरू करूंगा और उसके लिए एक मेथड बनाया है, मेथोडोलॉजी। परिवार पहचान पत्र बनाया, उसमें हर एक परिवार का डाटा ये हमने इकट्ठा किया और उसमें सबसे पहले यानी हमने जो सर्वे कराया, जो कहते हैं 25,000 रुपये से भी मेरी साल की इनकम कम है, इनकम सर्वे करा लिया। उसके बाद 50,000 रुपये वाले हैं उनका इनकम का वेरिफिकेशन करा लिया, क्या सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं। स्वाभाविक है, बहुत लोग जो है वो बहुत कम करके इसलिए बताते हैं शायद सरकार का कोई लाभ मिलेगा। हमने ओपनली चीज़ें छोड़ा, हमने सरकारी सिस्टम से मशीनरी से इनकम वेरिफिकेशन कराई है और 1 लाख रुपए तक के लोगों की हमने जो वेरिफिकेशन वो करवा चुके हैं। अब 1 से 80 वाली भी करानी है। उसमें बहुत लोग हैं जो उस श्रेणी में से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। आज भी लगभग 11 लाख परिवारों की पहचान हो गई है जिनकी इनकम वेरिफिकेशन करके 1,80,000 से कम है। उनको हम बुला रहे हैं, बुला करके व्यवसाय उनका कैसे अच्छा हो, अपने पैरों पर कैसे खड़े हों। फ्री बीज देना ये कोई बहुत समझदारी वाला निर्णय नहीं है। हम तो उनके अपने पैरों पर खड़ा करना, उनकी आय बढ़ाना, उनका हाथ हमेशा ऐसा मांगने वाला ना रहे, तो इसलिए उनके पैरों पर खड़ा रखेंगे तो स्वाभिमान की ओर वो बढ़ेंगे। स्वाभिमान व्यक्ति कमाता है, खाता है, तो अपना हाँ जो गरीब इसके बाद भी जिसकी आवश्यकता है उसकी सहायता करते हैं और वो लगातार चल रही है। आपके पड़ोसी राज्य बड़े पॉपुलिस्ट बजट दे रहे हैं, आपका भी तीसरा बजट है। आमतौर पे माना जाता है जो बीच का बजट होता है पॉपुलिस्ट होना शुरू हो जाता है। हमने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि पड़ोसी राज्य के तो चुनाव थे, उन्होंने पॉपुलिस्ट दे दिया। मैं कहता हूँ चुनाव के समय भी हमने जो हमारा 2018-19 का बजट था उसको भी पॉपुलिस्ट कभी नहीं बनाया। 19 में हमारे चुनाव थे, लेकिन जनता को यदि सामान्य तौर पर हम योजना ऐसी बनाते हैं कि हर किसी को लाभ मिले तो जनता प्रसन्न होती है। अब हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, दुनिया भर का अनाप शनाप उल्टे सीधे काम होते थे, कोई बजट तो नहीं लगा उसमें, एक पॉलिसी बनाई, जनता खुश हो गई। हमने मेरिट पर नौकरियां देने की बात की, उसमें बजट तो नहीं लगा, एग्जाम लेने थे और एक शुद्ध तरीके से कि पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, बजट तो नहीं लगा, जनता खुश हो गई। इस प्रकार से हमने बहुत ऐसे काम किए। सीएम विंडो का काम किया, जनता के पैसे बचे, आना जाना इधर उधर भाग दौड़, उसके अंदर जनता को प्रसन्न हो गया लगा। हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए IT का उपयोग किया, जो सारी सेवाएं योजनाएं वो सब उसके घर तक पहुंचाई। उसमें सिर्फ IT का सिस्टम है, उतना ही बजट लगा, बहुत बड़ा नहीं। वो भी हमने इन हाउस सिस्टम बनाए, हमने कोई बहुत बड़े कंट्रैक्टर बुला करके IT सिस्टम खड़ा नहीं कराया। जो IT सिस्टम दूसरे प्रदेशों में 200, 400 करोड़ रुपए लगता है, हमारे 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़ में तैयार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत सोच समझ के करते हैं कि हमारा रेवेन्यू का खर्च कम हो, कैपिटल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, सेवाएं घर तक पहुँचे और गरीब की सहायता हो। ये सारे हमारे मोटिव हैं। कोई ऐसा बिंदु है जो इस बजट में मतलब जो आप करना चाहते हो या बाद में आफ्टर थॉट रहता है वो छूट गया हो?
जब विधानसभा में चर्चा करेंगे तो बहुत सारे साथी मित्र हैं, चाहे विपक्ष के चाहे पक्ष के हैं, चाहे जनता में से भी कोई बात आएगी तो जरूर विचार करेंगे। कोई छूट गई है, आखिर तो हर साल बजट करना होता है, अगले साल के बजट में करेंगे। वैसे हमारे पास एक और भी सिस्टम रहता है कि हर विधानसभा सत्र में जब भी 3 महीने बाद 4 महीने बाद आएगा तो हमको उसको रिवाइज बजट करने का या सप्लीमेंट्री करने का अधिकार होता, तब करेंगे। ये बताएं कि जिस तरह से आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम किया है, घाटे कम किए हैं, तो आने वाले दिनों में माना जाए कि साल 2 साल में स्टेट जो है दोबारा सक्षम होगा, खजाने में पैसे होंगे, उधारी कम होगी? आज भी है, आज भी हमारे पास खजाने में पैसा है। हमने कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं। पहले क्या होता था कि एक बजट तय कर दिया, कहीं खर्च हुआ नहीं हुआ, अब मार्च में फरवरी में जा करके और ज़बरदस्ती खर्च करते थे। अब हमने वो करना बंद कर दिया है। हर क्वार्टर का एक सिस्टम बना दिया, इस क्वार्टर में इतना खर्च करो, उसके बाद अगले क्वार्टर में उसको खर्च करने के बजाय वो कॉमन पूल में ले आते हैं। कॉमन पूल में लाने के बाद किसी जगह ज़्यादा खर्च होता है तो उसमें से निकाल के उसको देते हैं। तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी कर दी हैं जिसमें से हमको परेशानी नहीं होती है। इसलिए हम आगे कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि बजट हमारे काबू से बाहर हो जाए। हम जीएसडीपी का जो ऋण डेट रेशो होता है उसका वो 25% से नीचे रखना हमारा काम है। कभी 22%, कभी 24%, कभी 23% वो हमारा होता है। केंद्र से शायद इसीलिए आपको तारीफ मिलती है। निर्मला सीतारमण जी आए, उन्होंने आपकी फिस्कल मैनेजमेंट की काफ़ी तारीफ की। देखिए, सारे देश में जो सिस्टम हमने खड़े किए हैं उसका दूसरे प्रदेश भी फॉलो कर रहे हैं और निर्मला सीतारमण जी ने भी ये कमेंट किया है और इवन प्रधानमंत्री जी ने भी हमको कहा कि जो स्कीमें हरियाणा बना देता है उसमें बहुत सी स्कीमें तो केंद्र भी उसको फॉलो करता है। हमारा ये जो परिवार पहचान पत्र का सिस्टम है ये भी केंद्र ने इसके प्रेजेंटेशन देखनी शुरू कर दी है और हो सकता है इसको भी वो सारे देश में लागू कर दें। इससे पहले जो स्वामित्व की योजना है लाल डोरा खत्म करने की, वो सारे देश में लागू हो चुकी है और बहुत सी योजनाएं जिसका अध्ययन करने के लिए बाहर के लोग आते हैं। खेल की जो हमारी पॉलिसी है, बहुत से प्रदेश यहाँ 10-10 दिन लगा के गए हैं कि आप ऐसा क्या पॉलिसी बनाते हो कि इतने सारे अवार्ड 40 से 50% अवार्ड सारे देश के केवल एक प्रदेश लाता है, हरियाणा। तो ऐसी बहुत सी पॉलिसीज है जिसमें हम आगे लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हरियाणा इसमें एक लीडरशिप हमारी बनी रहेगी। हम आगे और बढ़िया काम करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया सर। तो ये है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बजट को लेकर जो है सारी विवरण जो है हमें दिया है और साथ में ये भी कहा कि आने वाले समय में जो है बजट और बेहतर होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा विपक्ष को क्योंकि आलोचना करनी होती है तो इसलिए आलोचना की जा रही है।